नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक। चू चू की गप्पों में आज एक विशेष कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। आज का विषय आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। इसकी विषय है कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक खबर देखी थी कि किसी व्यक्ति ने लिखा कि हमारी तनख्वाह 80-82 हजार थी, लेकिन उसमें खर्चा नहीं चल रहा है और जिंदगी अब तनाव में है कि ज्यादा पैसे की हमको तनख्वाह मिले, ज्यादा रकम की तनख्वाह मिले। तो विषय ये था, ये कोई अर्थशास्त्र का, कोई इकोनॉमिक विषय नहीं है कि हम आपको तमाम डेटा दें कि कौन कितनी एक भारतीय की औसत आय है, कितनी होनी चाहिए, कितनी तनख्वाह में जिंदगी चलती है, एवरेज लाइफ स्टाइल क्या होती है, कौन सी जिंदगी है, कौन सा मनोविज्ञान, इससे हम परेशान हैं। ये तमाम चीजें से बहुत सारे विषय हैं। तो इन पर आप सब लोगों की मदद से हमारे दर्शकों को एक सॉल्यूशन मिल सके, जिंदगी का एक रास्ता मिल सके। कोई जब भी हम किसी एक ऐसे चौराहे पर आते हैं जहां हम खुद रास्ता नहीं खोज पाते, तो फिर हम अपने साथियों का, गुरुओं का, दोस्तों का रास्ता खोजने में मदद लेते हैं। तो आप सब लोगों से मुझे आज उम्मीद है कि आप मेरे दर्शकों की रास्ता खोजने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री विनोद फोतेदार जी से बात करता हूँ। मैं बात करता जाऊंगा और आपको परिचय भी एक एक करके कराता जाऊंगा। विनोद फोतेदार जी बहुत जाने माने आईटी वाले हैं। दिल्ली में आप वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करते हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में आप आईटी में काम कर चुके हैं। पूरा दुनिया आपने घूमी है। इसलिए आपसे जो भी सवाल हम पूछते हैं, कि अक्सर वो दुनियादारी के बारे में ज्यादा होता है कि पूरे विश्व में आपने नौकरियां की हैं अलग अलग जगह जाकर। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी की आमदनी कितनी होनी चाहिए? वो अपने जिंदगी को कैसे एडजस्ट करे, खर्चे कम करे, क्या आमदनी में इजाफा करे, या इसके पीछे तनाव रहेगा, उसको और ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए? और जिंदगी में कितनी औसत इनकम हो, ये कैसे सेटल करे, कैसे तय करे? जी विनोद जी। आलोक जी नमस्कार, और बाकी सब पैनलिस्ट को भी नमस्कार मेरी तरफ से। आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, बट लेकिन सिंपल शब्दों में अगर हम देखें अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से ही, कि आमदनी कितनी काफी है या कितनी होनी चाहिए, ये हमारी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस और थोड़ा हिसाब किताब लगा करके और अपना हमारा लाइफस्टाइल कैसा रखना है उसके बेसिस पर हम एक चॉइस लेके चल सकते हैं कि हमारे लिए कितना काफी है। एक दूसरा, अब उसके लिए हमें उतने ही स्किल सेट्स भी, हमारा अपना क्या बोले उसको, कौशल जो है, अपना स्किल सेट जो है उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेडेड और अपडेटेड रखना पड़ेगा। और तीसरा एक फैक्टर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कितना कमाएगा वो उसकी किस्मत और उसके कर्म पे डिपेंड करता है। हम कितना भी चीखे चलाए कोशिश करें, हमारा मानना ये है कि लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और अपने कर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये तीन चीजें हमारी अपनी पर्सनल चॉइस, हमको कहीं हम भागते रहें कि अरबों में कमाए लाखों में करे, कहीं तो एक पर्सनल चॉइस सेट करनी पड़ेगी। अब इसमें इंडिविजुअल का रोल जो है और सरकार का रोल आता है। इंडिविजुअल का रोल ये है कि वो अपने आप को अपग्रेडेड तो उसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली डायनेमिकली और तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो अपने आप को स्किल्स अपडेट करते ही रखना पड़ेगा ताकि वो रेलेवेंट रहे मार्केट के हिसाब से और जॉब्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है इसमें? अब आप इसको देखें तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। अगर आप देखोगे एक बड़ी डेवलप कंट्री, डेवलपिंग या बहुत ही पुअर देश के बीच में फर्क क्या है, एक क्वालिटी और अफोर्डेबल, मतलब क्वालिटी भी रहे उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्वालिटी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, खाली फूड नहीं, न्यूट्रिशनल फूड, और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सरकार का दायित्व है उसमें पूरा करने का। अब सरकार कैसे कर पाएगी इसको पूरा? सरकार को एक तो अपना टैक्स नेट जो है वाइडन करना पड़ेगा, टैक्स बेस जिसको हम बोलते हैं उसको, ताकि सरकार के पास रेवेन्यू आए। और जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे देश में, और दूसरा काम जो सरकार हमारे देश में कर रही है, जो पैरेलल ब्लॉक ब्लैक इकोनॉमी जो है उसको खत्म कर रही है, उसको और तेजी से खत्म करे, तो ये मेरे ख्याल से ये विषय कुछ एक्सटेंट तक रेस्ट करे। बाकी एक पर्सनल चॉइस तो रखना पड़ेगा। सॉरी, ओवर टू यू। थोड़ा लंबा आंसर दिया, बट कॉम्प्लेक्स विषय में। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश दुबे जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सागर में इकोनॉमिक्स के।
तो आप गुरु हैं, हम लोगों के टीचर हैं, आप हम लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। दो तीन चीजें डॉक्टर कमलेश हमें आपसे समझनी है। पहली कि आम आदमी की औसत इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि वो अपनी जीवन बसर चला सके। लेकिन इसमें हम जानना चाहते हैं क्या इकोनॉमिक्स भी ऐसा मानता है कि जो हमारी जरूरी चीजें हैं वो अलग है और जो हमारी महत्वाकांक्षा की इनकम है वो अलग, क्या इन दोनों के बीच अंतर है? जैसे आपका 10,000 के फोन से भी काम चल सकता है, लेकिन आशीष द्विवेदी जी आपको विज्ञापन दिखाते हैं कि 1,60,000 वाला फोन लीजिए, iPhone 16 लीजिए। तो उन दोनों के बीच अंतर जो है, 500 की कमीज और या 10,000 की कमीज शर्ट, तो इन दोनों के बीच आदमी के जो अंतर है वो इम्पोर्टेंट है या न्यूनतम जो सैलरी है जिससे जिंदगी चलती है वो इम्पोर्टेंट है? आप इस चीज को थोड़ा विस्तार से बताइए जी, कमलेश जी। जी, सबसे पहले तो आलोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए, और धन्यवाद कि आपने एक अवसर, मुझे एक मंच प्रदान किया। और सभी पैनलिस्ट को भी मैं थैंक्स भी बोलता हूँ, और सबको रिस्पेक्ट, नमस्कार भी करता हूँ। जैसा विषय आपने उठाया था कि एक निश्चित सैलरी से एक व्यक्ति कितनी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का आय कितनी हो जिससे उसका व्यय पूरा हो सके। तो जैसा कि अभी विनोद जी ने भी चर्चा में बताया कि मेरा भी ऐसा मानना है कि आय निर्भर करती है कि व्यक्ति की इच्छा क्या है और उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। सामान्यतः जब हम अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसमें बात करते हैं, तो व्यक्ति पर बहुत हद तक समाज का जो एक प्रदर्शनकारी प्रभाव होता है वो पड़ता है। और ये प्रदर्शनकारी प्रभाव जो होता है, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी महत्वाकांक्षाओं को भी आवश्यकताओं में ऐड कर देता है। तो ये डेमो इफेक्ट जो है, ये समाज में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रभाव पिछले 20-30 वर्षों में बढ़ा है, इस प्रदर्शनकारी प्रभाव को पूरा करने के लिए उसके कहीं ना कहीं रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर जब प्रभाव पड़ता है, तो अपने आय के अनुपात में वो बहुत ज्यादा हद तक व्यय करता है। और कहीं ना कहीं फिर हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जो इनकम होती है वो उसके लिए काफी कम पड़ती है। और जैसा कि आपने जो विषय उठाया है वो जब हम इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो एक सैलरीज पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो जब हम एक निश्चित वेतन वाले व्यक्ति की बात करते हैं, निश्चित वेतन भोगी व्यक्ति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग एक मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर जाता है। मिडिल क्लास इकोनॉमी का वह एक वर्ग होता है जो एक निश्चित आय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो समस्या यहाँ पर ये आती है कि जो मिडिल क्लास है उस पर कहीं ना कहीं, जैसा विनोद जी ने बताया, कि एक तरफ तो टैक्स, क्योंकि अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो सपोज दैट, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था कि 90,000 रुपए के वेतन से भी व्यक्ति अपनी आय पूरी नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये है कि जैसे ही एक तो सोसाइटी में, एक तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर्स गुड्स जो है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि एक तो उसको महंगी वस्तुएं भी मिल रही हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टैक्स स्लैब में भी उसकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो टैक्स के रूप में कट जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी आय को, अपना उपभोग पूरा करने में कम पाता है। तो एक प्रकार से उसके ऊपर ये मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। जी आलोक जी। आप सब लोगों ने कमलेश जी का फ्रेम अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक कोई विशेष बात है, वो बात भले इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं लेकिन अपने पीछे सरस्वती जी की फोटो लगाए हुए हैं। जी ये जी। बहुत अच्छा था। जी मैं सब। आशीष द्विवेदी जी से एक बात जानना चाहूंगा कि आशीष जी, जो जी। जरूरत की चीजें हैं वो तो व्यक्ति हम्म। पूरी कर लेता है, लेकिन जी। जो सारी उसकी परेशानी की जड़ है वो आप है। क्योंकि आप जो हम्म। विज्ञापन बनाते हैं, आप जो विज्ञापन की दुनिया में बताए जाते हैं कि कैसे अच्छा विज्ञापन बनाना है, और जो अच्छे विज्ञापन आप बना के देते हैं, आदमी को वहीं से परेशानी शुरू होती है। उसे लगता है कि महंगा फोन ले लूं, महंगी कार ले लूं। या जो जरूरत की चीजों के अलावा जो महत्वाकांक्षी चीजें हैं, क्या सारी परेशानी की जड़ वहां पे है? मैं आपसे जानना चाहता आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपका आभार और धन्यवाद। पहले तो एक सार्थक विषय उठाने के लिए, सार्थक और सरोकारी विषय भी है ये इस समय समाज का। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो संतोषम परम सुखम का दर्शन चलता था भारतीय समाज में खास तौर पर, वो अब बहुत तेजी से विलोपित हो रहा है। अब दूसरा दर्शन जो चार्वाक का है, यावात जीवेत सुखम जीवेत और रणम कृत्वा घृतम पिबेत, विज्ञापनों ने इस परंपरा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। हम जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, भले ही ऋण लेके हमें घी पीना पड़े। तो चीजें बदलती जा रही हैं, समाज का परिदृश्य बदल रहा है। जैसे हम कहते थे हमने किसी से कर्ज लिया है, अब उसको बहुत सोफिस्टिकेट भाषा में करना, गाड़ी फाइनेंस कराई।
तो चीजें धीरे धीरे हमने बदलनी शुरू कर दी, उसकी भाषा विज्ञापनों ने इस तरह से परिवर्तित कर दी कि आपने उसको फाइनेंस कराया है ना, कर्ज नहीं लिया है तो वो कर्ज ही एक तरह का, लेकिन उसकी भाषा का जो तरीका है उसको इस ढंग से दिया गया कि मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई है, मैंने अभी होम फाइनेंस कराया है, मैंने मोबाइल भी फाइनेंस करा लिया है। तो ये जो नए तरह की परंपरा आ रही है उससे बहुत सी चीजें बिगड़नी शुरू हो रही है। जो हमारे मित्र अभी से हमारे कमलेश जी ने कहा, एक जो प्रदर्शन का जो भाव है, आप देखते हैं कि एक मिडिल क्लास की फैमिली एक स्कूटर पर जाती थी पहले, बड़े आनंद के साथ जाती थी, लेकिन एक विज्ञापन आता है उसके बाजू में एक गाड़ी में बारिश हो रही है, कार के अंदर बच्चे खेल रहे हैं गेंद के साथ, खिलौनों के साथ, और मिडिल क्लास वाला बहुत बेचारगी के भाव से उस परिवार को देखता है, उसकी पत्नी और उसके बीच में आई कांटेक्ट होता है और उसको अपनी बेचारगी का एहसास होता है, तत्काल वो जाता है मारुति के शोरूम में और अपनी एक कार फाइनेंस करा के ले आता। उसकी जरूरत नहीं थी वो, लेकिन उसको जरूरत इजाद कर दी गई। तो इस तरह से विज्ञापन हमारी जरूरतों का जो था वह इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का बाजार बना दिया गया है। और इस तरह से जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, हम जब फुटफॉल करते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम एक सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वापस निकलते हैं तो डोलची भर जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा देखी का प्रभाव है समाज में, इसको हमें करना पड़ेगा। और जो सैलरी की बात आपने उठाई है, कितने वेतन से हम लोग कहते हैं कि एक जरूरतें तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छा एक बादशाह की भी पूरी नहीं हो पाती। भारतीय समाज तो इस परंपरा को मानता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, इनके क्या पैरामीटर हैं। ये बात बच्चों को भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, अपने परिवार में पत्नी को भी समझाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद की जब बात आती है तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी, ये दो फैक्टर सामने आते हैं। आपकी भले ही बहुत कम इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो प्रदर्शन का जो भाव आया है, उससे भी चीजें मुझे लगता है विकृत होनी शुरू हुई हैं। और असंतोष असंतोष का भाव आया है धीरे धीरे समाज में, और होने के बाद भी असंतोष का भाव आना शुरू हुआ है। तो इस चीज को हमें कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। विज्ञापन का काम ही है कि आपको वो कैसे मोटिवेट करेगा, वो कैसे आपको एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और कैसे आपकी जेब से पैसे निकलवाएगा। ये विज्ञापन का काम ही है और विज्ञापन ये कर रहा है। अगर हम विज्ञापन को अलग कर दे समाज से, तो समाज में धीरे 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 जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो है, मांग और पूर्ति का जो रेशियो, विज्ञापन उसमें बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। मांग जब खत्म हो जाएगी बाजार की, तो फिर धीरे 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 बाजार में जो सैचुरेशन है, मंदी का दौर भी आ सकता है। तो विज्ञापन उसको जागृत बना रखता है और कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को और जनरेट कीजिए और आगे बढ़िए और समाज में एक बहुत वैभवशाली और बहुत सुंदर और सम्मानजनक जीवन जी। तो इस कारण से भी हम आय को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी इतनी आय में हम इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे। जी भाई साहब। हमारे साथ अनिल दत्त जी मिश्रा हैं। आप राष्ट्रीय गांधी म्यूजियम में मुखिया रहे, आपने बहुत सारी गांधीवादी संस्थाओं में आप रहे, आप देश के जाने माने गांधीवादी चिंतक हैं। आपकी किताब है रीडिंग गांधी, जो बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत जगह देखी जाती है, लोग पढ़ते हैं गांधी को समझने के लिए। अनिल दत्त जी, इस समस्या का हल क्या है? लोगों को लगता है कि सिर्फ अनिल दत्त जी के पास इसका हल है, गांधीवाद में ही हल है, बताइए। देखिए, मैंने अपने जीवन में गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो आदर्शवाद, पहले जीवन को आदर्श जो है आधारित था, हमारी कुछ मान्यताएं थी, नैतिक मान्यताएं थी, कुछ मूल्य था, शेयरिंग एंड केयरिंग था। और इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी जो धोती है वो गंदी है और पुरानी है, फटी हुई भी है। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं धोती खरीदूंगा, मैं किसान की तरह हूं। आज की भी उस स्थिति जो है एग्जैक्टली वही है। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आपने कहा, मैं कहता हूं सैलरी कितना गुना और बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? इसी दिल्ली में श्री राम मिलेनियम स्कूल है। एक गरीब का बच्चा क्या वहां पढ़ सकता है? एक ब्यूरोक्रेट का भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। हम भी टीचर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिली है, हम वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। एक दिल्ली में मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो 10,000 में कैसे कोई गुजारा करेगा?
जहां तक गांधी की बात आती है, देखिए गांधी सिंपल थे, लेकिन एक और मैं कहता हूं, गांधी वॉज वेरी सिंपल बट एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम बहुत सिंपल हैं, लेकिन हमारे ऊपर बाजार है, हमारे ऊपर समाज है, हमारे ऊपर टैक्स सिस्टम है, वगैरह वगैरह। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं। 19% वर्ल्ड की आबादी 81% रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और 81% जो लोग हैं वो केवल 19% संसाधनों पर जीते हैं। यहां पर हम जितने लोग हैं सब मिडिल क्लास से भी नीचे हैं। इंडिया में आप आइए, एक आदमी है जो अपने बेटे की शादी में 1400 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, और फिर हम बात कहते हैं हिंदुस्तान में कि सैलरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगी, ये नहीं। मैं आपको यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है जो पूरी चीज को समेटती है, और वो कहती है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज हम ये समस्याएं सभी। मैंने जब नौकरी शुरू की थी लेक्चरर की, उस समय 4500 रुपया मिलता था। मैं परिवार को भी भेजता था, जो गरीब हमारे परिवार में थे उनको भी मैं भेजता था। लेकिन आज हम और आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज से शेयरिंग एंड केयरिंग चली गई है। अब है कि हमें करना क्या चाहिए। त्याग की बात बहुत है, चारवाक की बात है, मैं उन दार्शनिक रियलिटी में बता रहा हूं। आज हमारे समाज से नैतिकता खत्म हो गई है। चाहे वो गांधीयन संस्थान हो, पत्रकारिता हो, मंत्री हो, संतरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जब तक नैतिकता नहीं आएगी, कितनी भी हम बात बड़ी बड़ी बात कर लें। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये लैपटॉप है, ये भी 1 लाख रुपए का है। स्मार्टफोन मेरे बगल में है, कहां से आएगा? 5,000 रुपये सैलरी वाले, 10,000 सैलरी वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज भी सरकार 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट पैसा भेजकर अब जाकर वो रोटी चावल और नमक खा रहे हैं। ये जो असमानता है इकोनॉमिक जिसको हम कहते हैं, तो आज सारा चीज क्या है, बाजार तय कर रहा है। बाजार के जगह पर नैतिकता, मूल्य, जो शाश्वत मूल्य थे वो जब तक नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि ये जो डिबेट है, आपने जो ये आज मुद्दा उठाया है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और मैं समझता हूं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इस पर लंबी लंबी जो है चर्चाएं होनी चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट में नहीं होगा, इसमें इकोनॉमिक थ्योरी पूरी की पूरी जो है इन्वॉल्व है, सामाजिक चीज जो है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद एजुकेशन, आप देखिए आज एजुकेशन का क्या हाल है। हम कहते हैं कि कुछ बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। अमेठी यूनिवर्सिटी, आप ओपी जिंदल देखिए, एक लॉ के लिए 35 लाख रुपया, 36 लाख, क्या कहते हैं, 50 लाख रुपया आपको 5 साल में देना है। 10,000 सैलरी वाले कितने बच्चे वहां जाएंगे? ये सारी चीजें हमारे माइंड को ब्लो करती है, और इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसे इशू को दिया। मेरे सामने स्मार्ट सिटी की बात आ रही है। आज जरूरत है एक एक गांव को स्मार्ट बनाने की। गांव की जो स्कूल है, गांव के जो विद्यालय हैं, गांव के जो संस्थान हैं, जब तक उनको हम स्मार्ट नहीं बनाएंगे, आज नतीजा क्या हुआ है, शहर गांवों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो रिच है वो गरीबों के कारण रिच है, अमीरों के कारण नहीं है। और सरकार ये बार बार कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं। जो आदम गोडवी साहब ने बार बार कहा था, मैं समझता हूं आज पूरी समाज में पुनः नैतिकता की जरूरत है। गांधी, सुभाष, अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति की जरूरत है, नेहरू जैसे व्यक्ति की जरूरत है, जो देश को आगे ले जाए। विकसित भारत तब होगा जब हम स्किल्ड होंगे। एजुकेशन, आप सिलेबस आप देख लीजिए, किसी भी आईआईटीज के भी स्टूडेंट हैं वो नौकरी योग्य नहीं है। ये हमारी नीति आयोग की जो है डॉक्यूमेंट्स कह रही है। सरकार क्या कर रही है? आयातित नॉलेज से, आयातित धन से आप विकसित नहीं हो सकते। इसलिए संघर्ष है, और इसलिए मैं आलोक जी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि साहित्य से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, रामायणी में कर्म सर्ग में जो
जयशंकर प्रसाद कहते हैं, देखिए आज भी वो रिलेवेंट है, कहते हैं औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। आज जब हम पड़ोसी को देखते हैं, अपने से बगल को देखते हैं, अब आप बताइए कोई पत्रकार का नौकरी कर रहा है, 1100 करोड़ का वो मालिक हो जाता है, कहाँ से आ जाती है, कहाँ से नैतिकता आएगी, बताइए आप। जो है स्पेड इज स्पेड लोग कहने की ताकत नहीं रखते हैं। वो यही बोलना चाहते हैं जो हमारे देश के नेतागण चाहते हैं या समाज चाहते हैं। हमें कबीर बनना पड़ेगा, नानक बनना पड़ेगा, गांधी बनना पड़ेगा, दादू बनना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा, तब जाकर हम समाज को बदल सकते हैं। अंत में मैं यही गांधी के से कहूंगा, सुधरे व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 3-4 मिनट और बचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक एक मिनट में आप लोग एक एक बात और समाप्त करें। मैं जानना चाहता हूं विनोद जी से। विनोद जी, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा समय का कम रहेगा। क्या खर्चे कम करना है या तनख्वाह बढ़ानी है? अगेन इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। मैंने जैसे पहले बोला कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और इसको थोड़ा कंट्रोल में, दोनों साइड से कंट्रोल में रखना होता है कि आपको थोड़ा अपने स्किल भी बढ़ाने हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, और बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। बट लेकिन ग्रीड को सबको पता होता है ग्रीड क्या होती है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट तो कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। और क्विकली 1 सेकंड और 5-10 सेकंड और लूंगा। दत्ता जी ने काफी अच्छा, उन्होंने, मिश्रा साहब ने काफी अच्छा बोला। तो जो पीछे वो स्मार्ट सिटी फाउंडेशन, उसका नीचे स्लोगन है लिविंग सिटीज फ्रॉम लिविंग नेबरहुड। तो इसीलिए वो जब तक लिविंग नेबरहुड नहीं होगा तब तक लिविंग सिटीज नहीं आएंगी, ना ही स्मार्ट सिटीज बन सकती है। सो खाली वो थोड़ा क्योंकि बड़ा सा दिखता है स्मार्ट सिटी, बट उसका नीचे से ओवर टू यू, सॉरी। कमलेश जी, क्या करें? आशीष जी की बात नहीं माने, जो विज्ञापन वो दिखा रहे हैं उनसे दूर रहें। कैसे रहें सुखी जीवन? वैसे मेरा मानना यह है भाई साहब कि वर्तमान समय में जो समाज को संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं वो फिलहाल बाजार के हाथों में है। वास्तव में बाजार का जो निर्माण हुआ था वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ था। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं को बाजार से जोड़ दिया है। और जैसा आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने भी बोला था, गांधी जी को भी मैं यहाँ पर कोट करूंगा, और व्यष्टि से मैं समष्टि की ओर भी जाऊंगा। तो गांधी जी ने बोला था कि ये जो वसुधा है, ये जो धरती है, ये इस पृथ्वी के सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकती है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो निर्भर ये करेगा कि हम पहले अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें पहला ही शब्द आता है, अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति होती है वो ये है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने वाले साधन सीमित है। तो हमें अपनी आय को तो बढ़ाना ही है, लेकिन साथ ही हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है। और अंत में मैं पुनः भारतीय दर्शन पे ही आऊंगा कि हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारा आय का स्तर कितना हो। तो जैसे किसी विद्वान ने बोला है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जब यह भारतीय आर्थिक दर्शन हमारे बाजार में आएगा, हमारे समाज में आएगा, तो निश्चित रूप से ये जो सैलरी वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूं। मेरे आसपास मेरे कई मित्र हैं जो 5,000 रुपए की तनख्वाह में अपना घर चला रहे हैं, और साथ ही मैं ऐसे मित्रों के बीच में भी बैठता हूं जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है और वो कर्जे से डूबे हुए हैं। तो निर्भर ये करता है कि उनकी इच्छाएं क्या है और उनकी आवश्यकताएं क्या है। जी धन्यवाद। आशीष जी, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि विस्तार विकास का एक आयाम भी है। अगर आप जिंदगी में विस्तार करते जाएंगे तो आप विकास भी करते जाएंगे। आपके पास कूलर है, ठीक है, लेकिन एयर कंडीशन आप लेंगे तो आप नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी करेंगे, तभी आपका विकास होगा। जी आशीष जी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी हमने ब्रह्मांड की पढ़ी है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड का जो मूल सिद्धांत वो विस्तार का सिद्धांत है, फैलाव का सिद्धांत है। आपकी हर एक चीज में विस्तार की मांग करता है ब्रह्मांड, आपके संपर्कों में, आपके ज्ञान में, आपके भोग में, ऐश्वर्य में, हर चीज में। संकुचन की बात तो ब्रह्मांड ने भी नहीं कही है। तो मैं कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ से असहमति भी व्यक्त करता हूं। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसका उसका मानना यह है कि आप कितना अपने आप को, और ये कोई 1400 करोड़ की शादी करता है वह भी अपने पुरुषार्थ से करता है, अपने पराक्रम से करता है। तो हमें, यदि हम संकुचन की बात करने लगेंगे तो राष्ट्र के विकास में हमारे क्या भूमिका रहने वाली है? हर कोई यदि अपनी चादरों को समेट लेगा
और हर कोई अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बहुत, हाँ उसमें संतुलन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना हो सके जीवन को खिल के और खुल के जीना चाहिए। और हम कई बार अपनी इच्छाओं का दमन भी नहीं करना चाहिए। यदि वो दमन करेंगे तो कुंठाएं जागृत होती हैं फिर समाज में। तो ऐसा समाज भी नहीं बने जिसमें कुंठाओं का कहीं ना कहीं कुंठित समाज की रचना कर दें। गांधी जी अपनी जगह प्रासंगिक हैं, अभी जो कहा गया है, हर कोई की प्रासंगिकता अपनी अपनी जगह है, लेकिन किस समाज में हम कहाँ हैं और इस समय बाजार किस तरह से हमारे ऊपर, लेकिन बाजार के उस आक्रमण से अपने परिवार को और समाज को और अपने आप को बचाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तब जाके हम एक अच्छे राष्ट्र का और अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे समाज की रणवा कर पाएंगे। और जो कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी सैर, तो हमारी जो सैर है उसके मुताबिक हम पैर पसारेंगे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। लेकिन समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबको हम एक धारा में लेकर नहीं आ सकते। जी आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, मैं अनिल दत्त जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको समअप करें और अपने आखिरी विचारों से पूरे डिबेट को खत्म करें। मैं आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, तो विनोद जी मेरी तरफ गुस्से में देख रहे हैं कि समय से बाइंड अप करना है, खत्म करना है। तो अनिल जी जी 2 मिनट है आपके पास, इस पूरे को आप कैसे किस तरह समापन करेंगे? विवेकानंद ने अमेरिका में उस समय बाजारवाद को चुनौती देते हुए कहा था कि व्हेन इंडिया नीड ब्रेड एंड बटर यू गिव अस चर्चेज, यू बिल्ड चर्चेज। आज वो फिर प्रासंगिक है। जब तक हम नैतिक शून्यता को भरेंगे नहीं, समाज में असमानता को खत्म नहीं करेंगे, कथनी और करनी को एक नहीं करेंगे, तब तक बाजार हमारे ऊपर हावी रहेगा। बहुत कहने में आसान लगता है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब तक हमारा पेट भरा नहीं रहेगा तब तक न म्यूजिक अच्छा लगेगा। ये गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा था। इसलिए सरकार को रेडिकल रिफॉर्म करने की जरूरत है, शिक्षा में, हमारी व्यवस्था में। जब तक हम नहीं करेंगे, मैं समझता हूं ये डिबेट चलता रहेगा। हम कौन थे, क्या हो गए। और आज सब कुछ बाजार तय कर रहा है, जबकि मूल्य तय करनी चाहिए थी। एडम स्मिथ भी जो किताब लिखे हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें इथिक्स की बात है, मोरालिटी की बात है। और इकोनॉमिक्स वाले भी उस बात को नहीं जो है वो आगे करेंगे, वो केवल बाजार की बात करेंगे। लेकिन वो बाद में कहते हैं कि नहीं, इथिक्स ही सब कुछ है। और आज कहीं न कहीं हम देखते हैं भारतीय समाज से नैतिकता दूर दूर तक दिखती नहीं है मुझे। और जब मैं नहीं देखता हूं तब मैं सोचता हूं कि आज पुनः देश को गांधी, नेहरू, अंबेडकर और जो भारतीय परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जो समृद्ध परंपरा है, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जी ठीक। मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई अंधेरे में भटकेगा, जब भी कोई रोशनी की तलाश करेगा, जब भी कोई नए रास्ते खोजेगा, आप लोगों ने आज जो दीपक जलाकर रास्तों पर रखे हैं, चाहे वो डॉक्टर कमलेश दुबे हों, डॉक्टर आशीष द्विवेदी हों, विनोद फोतेदार जी हों, डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा हों, आप लोगों ने आज जो सम्मा जलाई है, जो दीपक जलाए हैं, निश्चित रूप से वे राहगीरों को अपना रास्ता खोजने में मदद करेंगे। ये जरूर है कि हो सकता है आज नहीं परसों करें, परसों नहीं महीने भर बाद करें, दूर दराज इलाकों में करें, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि दीपक किसने जलाया, वे भी आप लोगों ने आज जो ज्ञान दिया, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इन शब्दों के साथ कि एक माँ तमाम रात पत्थर उबालती रही, बच्चे फल खाकर चटाई पर सो गए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार।